everyone, welcome to our beautiful channel of PWIIT JAM and CSI NET. So हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही स्पेशल स्ट्रैटेजी, दैट इज ये जो लास्ट 60 डेज है IIT जैम के, क्योंकि टेंटेटिव डेट्स जो हैं वो 11th ऑफ February है। तो ये जो लास्ट के 2 महीने हैं, 60 डेज हैं, उन्हें आपको कैसे यूटिलाइज करना है, एफिशिएंटली कैसे यूटिलाइज करना है और इन दिनों का ज़्यादा से ज़्यादा कैसे फ़ायदा उठाना है, वो हम सब आज डिस्कस करेंगे। और मेरे साथ है मुस्कान मैम, जो आपको और बहुत सारे टिप्स देंगी कि आपको कैसे बेटर करनी है अपनी प्रिपरेशन। सो हाय एवरीवन, तो जैसा कि मैम ने बताया है कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 60 डेज स्ट्रैटेजी के बारे में। और अगर मैम मैं बात करूँ लास्ट 60 डेज की, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल टाइम होता है। देखो, इसमें 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। एक बहुत पहले मतलब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, बट लास्ट तक आते आते उनका मोटिवेशन डाउन होने लग जाता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत लेट स्टार्ट करते हैं, बट लास्ट में इतने अच्छे एफर्ट्स लगाते हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो आज हमें यही देखना है कि हम लास्ट 60 डेज को कैसे यूज करें कि हमें मैक्सिमम आउटकम्स देखने को मिले। तो मैम कहना चाह रही हैं, जब जागो तभी सवेरा। कर ली तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करी तो अब से स्टार्ट करो, क्योंकि लास्ट के दिन जो होते हैं, लास्ट शॉट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उस पे सिक्सर मारना है और अपनी तैयारी को बहुत बेटर करो। जिन्होंने कर ली वेल डन, बेटर करो, और जिन्होंने नहीं करी तो इसको मेजरली ये जो लास्ट के दिन होने वाले हैं, इसको स्मार्ट वर्क पे फोकस करो, तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी होने वाली है। सो इसी प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट मेन चीज़ हमेशा होती है, चाहे आप कभी स्टार्टिंग करो, जिन्होंने 1 साल पहले शुरुआत करी होगी तैयारी की और जिन्होंने अभी शुरू करनी है, तो उन सभी के लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हमेशा एक होती है, दैट इज गाइडेंस। क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कितना टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो उसी चीज़ को हम कहते हैं गाइडेंस। तो उस चीज़ के लिए हम हैं, हमारे बैचेस हैं, हम खुद हैं, यूट्यूब पर भी अवेलेबल हैं, हर तरीके से आपको कंटेंट अवेलेबल है। उसको कैसे यूटिलाइज करना है वो आप लोगों पर डिपेंड अब मैम ये तो मेरे को लगता है दोनों ही स्टूडेंट के लिए मैटर करती है। जो 1 साल पहले स्टार्ट करता है उसके लिए भी, और जो अब 60 डेज को देखते हुए स्टार्ट करेगा, तो उसको ये देखना होगा कि मुझे क्या छोड़ना है और क्या मुझे पढ़ना है। राइट। जो लास्ट 60 डेज में फोकस करेगा उसके लिए ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि आपको क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। तो ये इसको बनाना ऐसे है, लास्ट 60 डेज दैट इज स्मार्ट वर्क। ठीक है, जिन्होंने पूरे 12 महीने काम किया, जिन्होंने 1 साल महीने तैयारी करी अपनी, सो उनके लिए वो हार्ड वर्क था। आप लोगों के लिए स्मार्ट वर्क है कि मुझे अगर 4 कदम चलने हैं तो 4 कदम भी ऐसे चलो कि वो काउंट हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। सो उसके लिए आप सब लोगों को फॉलो करने हैं, बैचेस फॉलो करिए, जहां से आपको कंटेंट अवेलेबल है, बुक्स अवेलेबल हैं, इतनी अच्छी अच्छी बुक्स अवेलेबल हैं, उन्हें फॉलो कीजिए एंड मेक योर प्रिपरेशंस काउंट। एंड इसी में बहुत स्पेशल चीज़ है हम सबके पास, क्योंकि हम जब से बैच लॉन्च करके आए 2024 का, सो हमेशा हमारे पास एक ही क्वेश्चन आता है हर लाइव सेशन में, 2025 का बैच कब आएगा। तो उसी को जोरदार बनाने के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, क्योंकि पूरी इंफॉर्मेशन आपको बाद में दी जाएगी, सो हम लेके आने वाले हैं बहुत ही जल्दी अपना साकार बैच, जो टारगेट करेगा IIT जैम 2025 को। सो बैच हम सबके लिए भी बहुत स्पेशल है, क्योंकि बहुत सारी डिमांड्स हैं इस बैच के लिए। सो तैयार रहिए, फॉलो करते रहिए, ट्यून इन रहिए और देखते रहिए कब आने वाला है नया बैच। तब तक के लिए आपको फोकस करना है अपने IIT जैम 2024 एग्जामिनेशन पे। तो अब आ जाओ वापस आगे बढ़ते हैं 60 डेज की स्ट्रैटेजी की तरफ। सो ये बात हो गई गाइडेंस की, जिसके लिए हम सब हैं। हमने आपको बता दिया क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, लेकिन उसको एक प्लान के फॉर्मेट में कैसे बात करते हैं वो अब देखेंगे कि किस तरीके से आपको कौन कौन सी चीजें करनी है। कि जो गाइडेंस है, मैं टॉपिक बता दूं अगर आपको, तो उसको कैसे यूटिलाइज करना है। मैंने अगर टॉपिक का नाम बताया, उसके आगे पीछे भी तो कुछ है ना, सिर्फ टॉपिक का नाम करके जाने से तो कुछ नहीं होने वाला। सो उस टॉपिक के एक सिंगल नाम को कैसे यूटिलाइज करना है वो हम आप देखेंगे। तो सबसे पहले आपको जो करना होगा काम, वो होगा हमारे, सबसे पहले हमें सारे अपने कंसेप्ट्स रिवाइज करने होंगे, राइट। क्योंकि जब तक आपको कंसेप्ट्स के बारे में नहीं पता होगा कि फॉर एग्जांपल मैं अगर फिजिक्स की बात करूं, फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक में क्या कंसेप्ट्स है, तो उसके बाद उससे पहले हम कहीं आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहला काम है आपको कंसेप्ट्स को बिल्डअप करना, ठीक है। और अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिवीजन एंड प्रैक्टिस। जैसे ही आपने कंसेप्ट्स पढ़ लिए, उसके बाद आपका नेक्स्ट टारगेट होता है प्रैक्टिस करना।
और अभी हम वन बाय वन आपको बताएंगे कि कितना टाइम आपको एटलीस्ट कंसेप्ट पे देना है, कितना टाइम आपको एटलीस्ट प्रैक्टिस पे देना है और कितना टाइम अपने रिवीजन पे देना है। किसी भी एग्जाम को अगर आप क्रैक करना चाहते हो तो आपके लिए रिवीजन एक इम्पॉर्टेंट की है, राइट। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है आपका बेसिकली क्वेश्चन प्रैक्टिस। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपका जो भी टॉपिक वाइज आप प्रैक्टिस करो, और सबसे बेस्ट होता है कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि पेपर में किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला। तो ये 3 काम अब आपको इन लास्ट 60 डेज में करने हैं। कंसेप्ट्स को बिल्डअप करना है। अब ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल डेप्थ में चले जाए कि भाई मैंने एक टॉपिक स्टार्ट कर लिया और हम उसके डेप्थ में चलते ही जा रहे नहीं, एक टॉपिक को पढ़ो। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो उसमें जो फॉर्मूला है वो देखो, और अगर मैम बायो के सेंस में बात करें तो जो भी आपके कंसेप्ट्स हैं, जो डेफिनेशन है, जिस भी तरीके से, बाकी मैम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। सो उस चीज को आप देखो और उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो और इन सब चीजों को टाइमली अब रिवाइज करो। देखो, एक चीज होती है, जब भी आप कोई प्रोडक्ट लेके आते हो तो आप उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हो ना, तो सिमिलरली आपका प्रोडक्ट आपकी प्रिपरेशन है। उसमें आपको कौन से मसाले डालने हैं, कौन कौन सी चीजें करनी है, क्या चीजें ऐड करना है, वो ये 3 चीजें हैं। हाँ। आपको अपना कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता। अगर आपकी बात करें, आपकी फिजिक्स में बात करें, तो फॉर्मूला पढ़ने से कुछ नहीं होता जब उसका एप्लीकेशन पार्ट नहीं आएगा। मतलब इसको यूज करना जब तक आप नहीं जानते हो तो वो फॉर्मूला पढ़ने का या याद रहने का उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें बहुत एक छोटी सी चीज हमेशा हर बैच में समझाती हूँ कि बच्चे बहुत बार ऐसे कहते हैं कि हमें क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा। हाँ, वो क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हम लोगों की, हम बैचलर्स में हमारा जो है, हम इंडियन ऑथर्स बहुत प्रेफर करते हैं। इंडियन ऑथर्स इजी टू रीड हैं, इजी टू अंडरस्टैंड हैं, लेकिन जब एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बारी आती है तो वो इंडियन ऑथर्स को नहीं यूज करता, फॉरेन ऑथर्स का यूज किया जाता है फॉर आस्किंग द क्वेश्चंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ऑब्वियसली आपके पास इतना टाइम स्पैन नहीं है कि आप फॉरेन ऑथर्स को पढ़ोगे, सो इट्स बेटर कि जो आपका शॉर्टकट है, और आपका शॉर्टकट ये है क्योंकि टाइम कम है, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, तो आप उस लैंग्वेज में, उस वोकैबुलरी में ढल जाते हो, और ढल जाते हो, जिसको क्वेश्चन समझ में आता है वही उस चीज को सॉल्व कर सकता है। बिल्कुल मैम। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, हम रिटेन नहीं कर सकते। आप आज एक चीज पढ़ रहे हो, जरूरी नहीं है कि 2 महीने बाद आपको वो याद रहेगी। बार बार उसको रिवाइज करना जरूरी होता है, क्योंकि आपको उस चीज को सबकॉन्शियसली सोचना होता है कि आपको उससे रिलेटेड एक वर्ड भी आ गया ना, तो आपको रिकॉल हो जाए, अच्छा ये कॉन्सेप्ट था। तो इसीलिए जरूरी होता है बार बार रिवाइज करना। देखो, पूरा सिलेबस तो नहीं करोगे, आपका IIT जैम इज अबाउट आपने बैचलर्स में कितना पढ़ा है, तो आप 2 महीने पूरी बैचलर्स तो कवर कर नहीं पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो आप एक स्पेसिफिक सेट ऑफ टॉपिक्स पढ़ोगे कि ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर में आया है, ये इतनी बार आया है, इसकी वेटेज ज्यादा है। तो जब आप इन्हीं चीजों पर फोकस कर रहे हो तो इनको बहुत अच्छे से करो, ताकि उससे रिलेटेड आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं से क्वेश्चन आए, आपको पता हो इसका आंसर ये है। सो इसीलिए ये तीनों चीजों को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। सो अब अगर हमने इतना सारी चीजें बता दी, तो एक वेल स्ट्रक्चर्ड प्लान भी जरूर देखेंगे कि कैसे इन 60 डेज को यूज करना है, एक एक दिन को कैसे काउंट करना है, एक एक दिन को कैसे एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है, कि हमें उसका आउटपुट मिले। बेसिकली हम अब ये नहीं कर सकते अरे आज नहीं कल से स्टार्ट करेंगे, कल नहीं परसों से स्टार्ट करेंगे। अब आपके लिए एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर सच में आप एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो। ठीक है, सो इसी में आज स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं जो स्टार्टिंग के 15 डेज है, अब आपके पास 60 डेज है, उसको हम किस किस तरीके से क्लासिफाई करें कि कितने टाइम में क्या करना है, कितने टाइम में क्या करना है, कितने टाइम में क्या करना है। तो अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग के जो हमारे 15 डेज है, उसमें सबसे पहले आप क्या करो कि अपने जितने भी कंसेप्ट है, जितने भी टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, उनको एक बार रिव्यू कर लो, सारे फॉर्मूलाज देख लो, सारे जो भी आपके डायग्राम्स है, अगर मैं बायो की बात करूं तो वो देख लो, सारा कंसेप्ट आपको अल्टीमेटली रिवाइज करना है। इस तरीके से रिवाइज करना है कि आपके शॉर्ट नोट्स बन जाने चाहिए उनसे, राइट। देखो, बहुत बार बच्चे ना, ये होता है कि 2 महीने बचे हैं, कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि हम कुछ, कोई भी ऐसा नहीं होता जिसने कुछ ना पढ़ा हो। अगर हम वो बच्चे भी है ना, हम भी वो बच्चे रहे जो एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ के जाते थे, अगर वो एक दिन भी हम पढ़ के जाते थे ना, ये तो पता होगा ना क्या पढ़ के गए थे। ऐसा तो नहीं होता कि बिल्कुल ब्लैंक हो जाओ। तो सबको कुछ कुछ आता है। मैटर सिर्फ इतना होता है, किसी का कोई पार्ट स्ट्रांग होता है, किसी का कोई पार्ट स्ट्रांग होता है। लेकिन जब आपको IIT जैम में जब आप सब बैठोगे तो सब इक्वल हो। एक दिन पहले पढ़ के जा रहे हो या 6 महीने पहले एग्जाम की तैयारी करते हो, बराबर सब हो।
सो इसीलिए ज़रूरी है कि जितना भी पढ़ो उन कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से ग्रैब करो कि वो एक एक चीज़ याद रहे। तो 15 दिन जी जान लगा दो, जितने टॉपिक, जितनी भी आपको वीडियोस में समझ में आ रहा है, जितने भी लेक्चर्स में समझ में आ रहा है, या आपने कभी एनालिसिस किया, आपको पता है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक, तो जैसे कहते हैं ना, घुट्टी चढ़ा लो, उन 15 दिन में बस टॉपिक की घुट्टी चढ़ानी है और अच्छे से कर लेना है। फिर नेक्स्ट अगर हम 15 डेज के या 15 टू 20 डेज की अगर हम बात करें, तो जो आपने अब तक पढ़ा है, ठीक है, जैसा कि मैम ने बताया कि कोई भी स्टूडेंट एकदम ब्लैंक तो नहीं होता, क्योंकि अब अगर जो पेपर दे रहा है मैम वो बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी सेकंड ईयर का है, तो एटलीस्ट उसको बेसिक फिजिक्स और बेसिक बायो तो आपको आती है कि 11th-12th में भी आप पढ़ के आए। और मैम बेस्ट पार्ट आईआईटी एग्जाम का ये होता है कि 11th-12th का पार्ट भी बहुत ज्यादा इसमें कवर होता है, तो एटलीस्ट आपको उतना पार्ट तो आता है ना, तो आप उस चीज को रिवाइज करो और उसके ऊपर देखो आईआईटी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, उनको आप प्रैक्टिस करो। तो अगर आप 15 डेज पूरे कंसेप्ट रिवाइज कर रहे हो, उसके बाद लगभग 20 डेज आप स्पेंड कर रहे हो अपने रिवीजन पे एज वेल एज प्रैक्टिस पे, तो आप खुद देखोगे आफ्टर 20 डेज आपको बहुत अच्छा एक कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा कि हाँ, मैंने 3 ही सब्जेक्ट प्रिपेयर किए, बट 3 सब्जेक्ट में भी मुझे ये लग रहा है कि हाँ, मैं पेपर में कुछ अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ। तो वो कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है। तो बेसिकली ये वाले जो दिन होंगे ना, ये आपके एप्लीकेशन के दिन होंगे, जहां पर आप ग्रैब क्यूए कॉन्सेप्ट को टेस्ट करोगे। तो बेसिकली ट्राई करना, जब इन दिनों में हो तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना, उस पर्टिकुलर टॉपिक जो आपने प्रिपेयर किया है उससे रिलेटेड हर एक सिंगल क्वेश्चन जो आ सकता है उस सबको करो, हर एक सिंगल क्वेश्चन को, क्योंकि वो किस तरीके से मोल्ड होके आने वाला है हम में से किसी को नहीं पता। सो उसके हर एक सिंगल चीज को 0 to 1, 0 to 10 हर तरीके से आपको आना चाहिए कि ये अगर इस तरीके से आए तो भी मुझे आता है। तो इस तरीके से आपको यूटिलाइज करना है अपने इन दिनों को। नेक्स्ट अगर अब हम बात करें तो नेक्स्ट 10 डेज में हमें क्या करना है, बेसिकली मॉक टेस्ट देना। अब अगर आप लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो हमें हार्डवर्क तो थोड़ा बहुत करना होगा, हार्डवर्क के साथ साथ हमें स्मार्ट वर्क भी करना होगा, राइट। तो अब आपको मॉक टेस्ट क्यों देने हैं? मॉक टेस्ट जब दोगे, जैसे मान लो आपने जितना भी पढ़ा है अब इन 40 डेज के अबाउट, उनसे हमें बेसिकली ये पता चलेगा कि हमने कितना पढ़ा और कितना हम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, राइट। मॉक टेस्ट से सबसे बड़ी चीज जो हमें पता चलती है वो ये पता चलती है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और कौन सा पार्ट आपका वीक है। क्योंकि मॉक टेस्ट अगर आपने दिया है तो जितना मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है उतना इंपॉर्टेंट मैम उसका एनालिसिस करना है, क्योंकि मॉक टेस्ट के एनालिसिस से आपको ये पता चलेगा कि अच्छा, मैं टेस्ट देते वक्त यहाँ अटक रहा था, यहाँ अटक रही थी, तो ये पार्ट मुझे एक बार फिर से रिविजिट करने हैं। तो मॉक टेस्ट प्लस एनालिसिस और फिर जो आपका इम्प्रूवमेंट है, इसमें एटलीस्ट आपको 10 to 15 डेज स्पेंड करने होंगे, ठीक है। तो उसके बाद आप एकदम बिल्कुल ये कहते हैं ना कि हाँ, जितना आपको पढ़ा है अब वो अच्छे से आता है, उसका एग्जीक्यूशन भी समझ आ गया है। दूसरी बात है, मैं एक इंपॉर्टेंट बताती हूँ मॉक टेस्ट को लेके। मॉक टेस्ट जब आप दोगे तो आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिलेंगे जो क्वेश्चन रीड करते ही आपको समझ आ जाएगा कि इसका ये आंसर होगा या इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चंस उसमें आपको ऐसे मिलेंगे जो आप 3 बार भी क्वेश्चन को पढ़ लो तो समझ नहीं आएगा कि इसको मैं कैसे सॉल्व करूं, और कुछ क्वेश्चन उसमें ऐसे होंगे जिनको आप सोल्व करोगे बट अल्टीमेटली आपका आंसर गलत आएगा। तो जो मैंने थर्ड बताया ना आपको टाइप, वो सबसे बड़ा आपका दुश्मन है। क्यों है? क्योंकि वो आपका टाइम भी ले रहा है और आपको उससे रिजल्ट भी नहीं मिल रहा। तो उस थर्ड टाइप के क्वेश्चन से आपको सबसे ज्यादा सीखना है, वही आपको बताएगा कि आपका वीक पार्ट क्या है, और फिर हमें एनालाइज करना है सेकंड पार्ट को। क्योंकि भाई कुछ क्वेश्चन ऐसे भी तो थे ना जो आप देख के भी समझ नहीं पाए, आपने 3 बार पढ़ा, 4 बार पढ़ा, समझ नहीं आया कि क्वेश्चन क्या मांग रहा है हमसे। तो इन दोनों टाइप से आपको बेसिकली ये पता चलेगा कि आपको इम्प्रूव कहाँ करना है। क्योंकि जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जिसको देखते ही आप उसको टिक कर रहे हो, तो वो तो आपको सेट है, वो तो आपको पेपर में भी सेट है, पर सीखना कहाँ से हमें? सेकंड और थर्ड टाइप से, ठीक है। तो दिस इज द मॉक टेस्ट एंड इम्प्रूवमेंट और आपका एनालिसिस। देखो, ओके, इसमें मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी, क्योंकि जब एग्जाम होता है आप उस सेट टाइम के लिए एक जगह पे बैठ जाते हो, ठीक है। उस टाइम पे सिर्फ आप हो और आपके सामने की स्क्रीन है, आपको और कुछ नहीं पता। और बहुत बार ऐसे होता है कि हम अब जैसे जैसे अब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होने लगे हैं, और हम नॉर्मली अगर किसी का फॉर द फर्स्ट टाइम होगा, कोई फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहा होगा, जिसको फॉर द फर्स्ट टाइम कंप्यूटर पे एग्जाम देना है, यूज टू नहीं हो पाते, अगर आप फॉर द फर्स्ट टाइम उस चीज को देख रहे हो तो आप घबरा जाओगे, और मोस्टली केसेस में होता है, एंड इट्स वेरी ओके। सो उस एक चीज से बचने के लिए भी जरूरी है कि आप मॉक टेस्ट दो, आप उस एनवायरमेंट को अडाप्ट कर जाओगे, आप उस स्क्रीन को अडाप्ट कर जाओगे, आप उस पैटर्न को अडाप्ट कर जाओगे।
मतलब बहुत छोटी छोटी सी चीजें होती हैं कि अगर ये सिंबल यूज हो रहा है तो जैसे हम देखते हैं कि सिंबल्स यूज होते हैं कि इसने आपने आंसर कर दिया, इस पे ग्रीन कलर आता है, हाँ। अगर आपने छोड़ दिया तो उस पे रेड कलर आता है। ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, लेकिन उस पैनिक मोड में ये चीजें भी गलत हो जाती हैं। गलत होती है और सर हाँ। मैम साथ साथ उसमें टाइम भी हो जाता है, Right. ज्यादा जाता है हमारा कि अच्छा यहाँ पे मैंने उसमें कुछ और कर दिया, यहाँ हाँ। कुछ और कर दिया, तो ये चीजें बहुत ज्यादा तो लास्ट इट्स बेटर कि आप उस चीज को समझ के जाओ, ये पैटर्न है, मुझे इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, स्क्रीन पे मुझे ये चीज ऐसी दिखेगी, क्या मैं एक सेक्शन से, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्या मैं एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे जंप कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, एक बार मैंने आंसर सेव कर दिया तो मैं आंसर पे वापस जा सकता हूँ या नहीं जा सकता। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर मान लो 5 से 6 मॉक टेस्ट भी देके जा रहे हो तो आप पूरा सिस्टम को है अडेप्ट कर चुके हो, ये चीज यहाँ पर होती है, ये चीज यहाँ पर होती है, ये मुझे इस इंटरफेस को ऐसे यूज करना है। सो उस पैनिक मोड में नहीं जाने से बचने के लिए, क्योंकि आप तैयारी करके जा रहे हो, तो अपना बेस्ट देने के लिए आपको बेस्ट और कंफर्टेबल स्पेस में होना भी बहुत जरूरी होता है। तो मॉक टेस्ट दो ताकि अपने आप को चेक कर पाओ, प्लस उस एनवायरनमेंट को भी चेक कर पाओ कि ये कैसा है, क्या मैं इस एनवायरनमेंट में किस तरीके से, ऑब्वियसली क्या मैं अडेप्ट कर सकता हूँ वो तो नहीं होता, सिंपल चीज ये होती है मैं इस एनवायरनमेंट में अडेप्ट कैसे करूंगा, उतनी ही चीज पर ध्यान देना है। मैम इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगी, जैसे मैम ने बोला इंटरफेस को लेके, तो इसमें एक बहुत बड़ा जो कंफ्यूजन और जो लास्ट मोमेंट पे पैनिक क्रिएट करता है स्टूडेंट के साथ, वो है मैम वर्चुअल कैलकुलेटर। क्योंकि वर्चुअल कैलकुलेटर का जो ऑपरेशन है ना, जो हम नॉर्मल कैलकुलेटर यूज करते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट है। तो इससे क्या होता है कि अब हमने जो कैलकुलेटर नॉर्मली यूज किया है उसमें 2 into 2 4 होता है, वो किस तरीके से ऑपरेट होता है, और जो आपका वर्चुअल कैलकुलेटर है वहां पे वो स्क्वायर किस तरीके से लेगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो आप जो भी जैसे फिजिक्स के स्टूडेंट है, केमिस्ट्री के स्टूडेंट है या मैथ्स के स्टूडेंट है, जिनको कैलकुलेशन करनी होती है, जिनको बार बार नीड होती है उस वर्चुअल कैलकुलेटर की, तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस वर्चुअल कैलकुलेटर को भी समझ के जाना कि उसको यूज कैसे करना है, क्योंकि बाद में हमें वो रिग्रेट बहुत ज्यादा करता है कि अरे कैलकुलेशन की वजह से गलत हो गया, अरे कैलकुलेटर की वजह से गलत हो गया, कैलकुलेटर यूज करना नहीं आया। और ये ऐसी चीज है जो यूजुअली बच्चों के साथ होती है। तो मॉक टेस्ट केवल आपको सब्जेक्ट की प्रैक्टिस नहीं कराएगा, आपको इंटरफेस के बारे में बताएगा, आपको उस एनवायरनमेंट के बारे में बताएगा, और जैसे जैसे जो बच्चे कैलकुलेशन वाले हैं उनको कैलकुलेटर के बारे में भी पता चलेगा। एक्चुअली बायो वाले भी करेंगे क्योंकि उनके पास एक न्यूमेरिकल सेक्शन आता है। अच्छा, अगर जिन्होंने स्पेसिफिकली देख लिया होगा, बायो वाले जो होंगे जिन्होंने देख लिया होगा जैम का पैटर्न क्या है, तो एक कंप्लीट सेक्शन है न्यूमेरिकल टाइप, तो उसके लिए आपको कैलकुलेटर यूज करना होता है। तो आप लोगों के लिए भी जो मैम ने बताया वो चीजें बहुत बेनिफिशियल हैं, तो समझनी भी जरूरी है और उनको यूज करना भी जरूरी है बहुत ज्यादा। तो ये है लास्ट शॉट, 4 दिन लास्ट के। देखो मैं कहूंगी तो सबके लिए ये होगा कि लास्ट के 3-4 दिन रेस्ट करना, 3-4 दिन नहीं, 2 दिन तो ठीक है, 2 दिन तो रेस्ट करना, क्योंकि माइंड को भी पढ़ने वाले जोन से बाहर आता है कि नहीं अब फाइनल करना, रिलैक्स होना जरूरी है। और उसके साथ साथ जो चीजें मतलब हम ना एक हमारा जो नॉर्मल प्रिपरेशन स्टेज होता है वैसे होता है स्टॉक हम उस पर भरते जा रहे हैं चीजें। तो जैसे कहते हैं ना, जब आप कभी भी अलमीरा देखोगे, अलमीरा में जब आप कपड़े फेंकते जाते हो तो वो मेसी हो जाती है, ठीक है। तो लास्ट के 2 दिन होते हैं जब आप उस मेस्ड अप अलमीरा को ऑर्गेनाइज करते हो, जो चीजें आपके माइंड में मेस्ड अप हो चुकी हैं उन पे लेयरिंग आती है, ओके नॉर्मलाइज, गेट बैक टू नॉर्मल, अब आपको जाके देखना है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो लास्ट के 2 दिन रेस्ट करो, अच्छे से खाओ पियो, अपने आप को एक जोन में लेके आओ कि मैंने काम किया है, मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि मैंने प्रिपरेशन करी है, मेरे को अपना बेस्ट देना है, उसके बाद क्या होगा जो होगा वो बात की चीज होती है, बट मैंने मेहनत की है, मुझे उस मेहनत के लिए ही अपना बेस्ट देना बहुत जरूरी होता है। बस अल्टीमेटली ये है कि आपने हार्ड वर्क किया है, स्मार्ट वर्क किया है, तो अपने ऊपर विश्वास रखो, बस सिंपल सी बात है। अब कोई नहीं जानता आपका रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा, हो सकता है आपका बहुत अच्छी IITs में सिलेक्शन हो जाए, हो सकता है 1-2% आपका सिलेक्शन ना भी हो, बट इट्स ओके, हार्ड वर्क किया ना, कभी वेस्ट नहीं जाता। इस एग्जाम में नहीं तो नेक्स्ट एग्जाम में आपको मिलेगा, उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा, ठीक है। तो अपना बस ट्रस्ट रखो अपने ऊपर, और जो हार्डवर्क हमें करना है, जो स्टडी हमें करनी है, उसके ऊपर फोकस करो और उसको करो, अपना बेस्ट दे के आओ। यस बिल्कुल, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो बेस्ट देने के लिए बेस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट करो, अच्छे से पढ़ाई शुरू करो, अपने 60 डेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करो, जो चीजें आपको बताई गई हैं उसको फॉलो करो, मेक एवरी सिंगल डे काउंट इन योर लिस्ट ऑफ 60 डेज।
मैं तैयारी कर रहा हूँ, मुझे एक एक दिन मुझे पता है कि मैं कोई चेक नहीं करने वाला, कोई नहीं पूछेगा। इस स्टेज पर आके कोई भी नहीं पूछता, टीचर्स भी नहीं पूछते तुमने पढ़ाई करी या नहीं करी, पेरेंट्स भी नहीं पूछेंगे पढ़ाई करी। यू जस्ट नीड टू नो ये मेरे लिए है, ये मेरे करियर के लिए है और ये मुझे अपने लिए करना है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट विद योर प्रिपरेशंस एंड ऑल द वेरी बेस्ट। All the very best from my sides also. Thank you so much.